नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, कभी आज आप इसे जितना बड़ा देखते हैं उससे भी बड़ा हुआ करता था। आज देखें तो रूस अपने से ही अलग हुए यूक्रेन से युद्ध में लगा हुआ है। 1991 में सोवियत संघ के टूट जाने के बाद 15 सोवियत देश यूएसएसआर से अलग हो गए और रूस यानी रशिया का जन्म हुआ। आइए जानते हैं क्यों टूटा सोवियत संघ। 1917 में रूस की क्रांति ने सोवियत संघ नामक एक नए कम्युनिस्ट देश को जन्म दिया। ये साम्यवादी संगठन और समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। मार्क्सवादी फिलॉसफी को मानने वाले इस देश को पूंजीवादी पश्चिमी देशों ने अपना शत्रु माना। 1924 में सोवियत संघ के पहले लीडर लेनिन का देहांत हो गया और स्टालिन ने खुद को सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित कर दिया। स्टालिन ने अपने विरोधियों को बर्बरता से खत्म कर दिया। इस वक्त सोवियत संघ में अभिव्यक्ति की भी आजादी नहीं थी। वहां नागरिक स्वतंत्रता, विदेश यात्रा आदि पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इसे आयरन कर्टन रूल भी कहते हैं। इतिहास में देखें तो रूस केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से ही बड़ा राज्य नहीं था, बल्कि उसकी आबादी में भी काफी विविधता थी। रूसी जारों ने भी इस विस्तृत साम्राज्य को कभी केंद्रीय प्रशासन के अधीन करने का प्रयास नहीं किया। यही जातीय विविधता बाद में बने सोवियत संघ के लिए खतरा बनी रही। कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने इसी बात का फायदा उठाकर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी। सोवियत संघ के कुछ देश अब स्वतंत्रता चाहते थे, जैसे हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया। देखा जाए तो सोवियत संघ की आधारभूत बात, समाजवादी शासन, अब भी लोगों तक पहुंच नहीं पाया था। स्टालिन की नीतियां एक तरीके से समाजवाद के साथ धोखा थी। सोवियत संघ के टूटने के लिए वहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन भी जिम्मेदार था। पार्टी बदनाम हो चुकी थी। एक तरह से पार्टी और देश में अंतर नहीं रह गया था। अब पार्टी को भ्रष्ट और तानाशाही पार्टी के रूप में देखा जाने लगा था। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, भले ही सैन्य क्षेत्र में सोवियत संघ अमेरिका को टक्कर दे रहा था, मगर इसी के कारण उसकी अन्य क्षेत्रों में विकास दर कम थी। वहां अनुसंधान और नए शस्त्रों को बनाने पर इतना जोर दिया गया कि बाकी का काम आधा अधूरा ही रह गया। इतना ही नहीं, पूर्वी यूरोप में जो समाजवादी राज्य स्थापित हो गए थे, उनकी आर्थिक, सैन्य तथा राजनीतिक मदद भी सोवियत संघ की जिम्मेदारी थी। 1970 से 1985 के दौरान सोवियत संघ की ग्रोथ रेट में 10% की गिरावट आई। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में भी कमी आई। इसका परिणाम लोगों को रोजमर्रा के सामान के लिए भी दुकानों के पास लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। नागरिकों के जीवन स्तर में गिरावट आई। इन कारणों की वजह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इसका फायदा कोल्ड वॉर के वक्त पश्चिमी देशों ने उठाया। सोवियत संघ की आर्थिक विफलता का प्रचार कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट शासन की विफलता के जैसे दिखाया गया। अभाव के इस माहौल में लोगों के बढ़ते असंतोष को अभिव्यक्ति की आजादी के अभाव ने और भी बढ़ा दिया और सोवियत संघ की व्यवस्था को और भी कष्टदायी बना दिया। इसके अलावा अमेरिका के साथ परमाणु हथियार में बराबरी की होड़ ने संघ की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ डाली थी। इसी वक्त पूर्व में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट साम्राज्य को चुनौती देने वाली हलचल शुरू हो गई थी और इसी वक्त मिखाइल गोर्बाचेव ने सत्ता संभाली। 11 मार्च 1985 को गोर्बाचेव ने सोवियत संघ का नेतृत्व स्वीकार किया और इसी के साथ सोवियत संघ की कम्युनिस्ट इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। गोर्बाचेव ने रूस की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उस्कोरेनी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की नीतियां अपनाई। गोर्बाचेव के अनुसार तत्कालीन सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अकुशलता तथा प्रतिद्वंदिता के प्रभाव में ग्रसित थी, तो उस्कोरेनी की नीति लागू की गई। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था के ढांचे को इस प्रकार परिवर्तन करना था कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि ज्यादा तेजी से हो। इसके तहत अधिक संसाधनों के बजाय कार्य कुशलता में वृद्धि कर उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने की बात की गई। पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन, इसके माध्यम से समाज में सुधार लाने का संकल्प लिया गया, जिससे पुरानी कठोरताओं का अंत करके आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक व आत्मिक विकास पर जोर देने की बात कही गई। इसके तहत कृषि क्षेत्र में सुधार, लीज के माध्यम से निजी खेती को प्रोत्साहन दिया गया। सहकारी संगठनों को सामूहिक संगठनों की तुलना में अधिक महत्व दिया गया। उद्योगों में विकास किया गया। मजदूरी वेतन को उत्पादकता से जोड़ा गया और मजदूरों को अधिक वेतन देने का प्रावधान शुरू हुआ। पेरेस्ट्रोइका के माध्यम से गोर्बाचेव सोवियत संघ को नए समाज की ओर ले जाना चाहते थे, मगर इन नीतियों का व्यापक विरोध किया गया। ग्लासनोस्त का अर्थ है खुलापन। इसके तहत खुली बहस को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे लोकतंत्र की शक्तियां व्यापक हो सके। गोर्बाचेव ने इस बात पर जोर दिया कि ग्लासनोस्त का विस्तार समाज के हर स्तर पर हो। उनका कहना था कि ग्लासनोस्त की जरूरत वैसे ही है जैसे हवा की। ग्लासनोस्त की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रही, क्योंकि बंधे हुए समाज को खुले में रहने की आदत नहीं थी।
इन नीतियों का परिणाम क्या हुआ? ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका परिवर्तन का प्रतीक बन गए। सोवियत समाज में परिवर्तन आने लगा। राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। देश में खुली बहस होने लगी। बहुदलीय चुनाव का नया अनुभव जनता को प्राप्त हुआ। लोग अब विदेश यात्रा कर सकते थे। विदेश नीति में परिवर्तन हुआ और लोगों को आयरन कर्टन रूल से मुक्ति मिली। मगर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह इन नीतियों का विपरीत प्रभाव भी पड़ा। इसी परिवर्तन के दौर में खुली बहस के अधिकार का दुरुपयोग होने लगा। इसी दौरान उन गणराज्यों ने अधिक स्वायत्तता की मांग रख दी जिनको मिलाकर सोवियत संघ बना था। कुछ गणराज्य पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहते थे। अलगाववाद हिंसक रूप में भड़क उठा। सोवियत संघ अराजकता की कगार तक पहुंच गया। अगस्त 1991 में कुछ कम्युनिस्ट नेताओं ने तख्तापलट करने की कोशिश भी की और सोवियत संघ के टूटने की प्रक्रिया तेज हो गई और अंत में वो बिखर गया। गोर्बाचोव ने त्यागपत्र दे दिया और सोवियत संघ के स्थान पर 15 स्वतंत्र गणराज्यों का दिसंबर में जन्म हुआ। अपने अंतिम संवाद में गोर्बाचोव ने कहा, हम अब एक नई दुनिया में रह रहे हैं और शक्तिशाली सोवियत संघ का अंत हो गया। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।